नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की महारैली की। तो बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली को संबोधित किया, जहां केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला गया। जहां केजरीवाल ने कहा है कि कई साल बाद आज रामलीला मैदान में हम इकट्ठा हुए हैं, जहां 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ यहां पर इकट्ठा हुए थे और आज इस देश में एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए हम सभी रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर बयान दिया, जहां अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 11 मई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से हक में फैसला लिया था और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। जहां 75 साल में ऐसा पीएम आया है जो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता हूं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी तानाशाही को हिटलरशाही कहते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जनता सुप्रीम है, लेकिन मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि दिल्ली की जनता सुप्रीम नहीं है बल्कि एलजी सुप्रीम है। तो वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल रामलीला मैदान में आपकी महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता अब केंद्र सरकार को पसंद नहीं करती है। जनता अब तानाशाही के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, जहां विपक्षी दलों को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1 लाख कैमरे चालू हो जाएंगे, 1 लाख कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब एक साथ 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो। तो हमारे लिए तो भाई वही है सबसे आगे, और हमारे लिए कुछ नहीं है भाई, वही है। दीदी ऐसा क्या काम किया उसने जो आपको अच्छा लगा? बहुत से काम करे, बिजली फ्री करी, बच्चों की शिक्षा सबसे मेन शिक्षा फ्री है। शिक्षा फ्री है? शिक्षा स्कूल कभी गई आप सरकारी? मेरी बेटी पढ़ती है सर, 11th में मेरी बेटी पढ़ती है। नहीं, मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल में तो हमेशा से फ्री था ना सर? फ्री था, लेकिन जो साफ सफाई थी, जो एजुकेशन थी, क्वालिटी इंप्रूव हो गया, ईमानदारी से पढ़ाई होती है वहाँ पे, तो बच्चों का आपको लगता है कि फ्यूचर। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं, जहां अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, जहां धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। जहां अमित शाह ने कहा है कि उद्धव ठाकरे पर इसका अपना रुख स्पष्ट करें। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल करते हुए पूछा है कि उद्धव ठाकरे से मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वह वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से क्यों मिटाना चाहते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं?
उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं। भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास के पुस्तक से मिटाना चाहती है। बजट में बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां दौसा में राजेश पायलट की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिन पायलट अशोक गहलोत पर जमकर बरसे हैं। तो दौसा के भडाना में आयोजित स्वर्गीय राजेश पायलट की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां दौसा के भडाना में आयोजित स्वर्गीय राजेश पायलट की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 बार तंज कसे। जहां पिछले दिनों अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर की सभा में कहा था कि पेपर लीक होने पर दुनिया के किसी मुल्क में बेरोजगारों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो वहीं अशोक गहलोत ने पायलट की मांगों पर कहा था कि ऐसी मांगे वो वही कर सकते हैं जो मानसिक रूप से दिवालिया हो। इसी का जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि जब वो नौजवानों के हितों में की बात करते हैं और उनके साथ हुए धोखे और विश्वासघात को होने पर मदद की बात करते हैं तो उन्हें मानसिक दिवालिया बता दिया जाता है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल के दौरान अवैध तरीके से माइंस आवंटित की गई थी और अब कहा जा रहा है कि उस आवंटन को रद्द कर दिया गया है। जहां सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हर गलती सजा मांगती है और अवैध माइंस आवंटन करने वालों को सजा अब तक क्यों नहीं मिली है। स्वर्गीय पायलट साहब, मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। सिर्फ चुनाव जीतने से, पद लेने से एहसास नहीं होता। और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो। तो वाराणसी में एस जयशंकर ने G20 बैठक की अध्यक्षता की है, जिसके बाद यहां पर उन्होंने मेहमानों का स्वागत भी किया। तो वाराणसी में G20 में शामिल देशों के मंत्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 11 से 13 जून तक निर्धारित G20 विकास मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंचे, जहां उनके आगमन पर काशी क्षेत्र के बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न राठी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ और जिला प्रशासन के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां दलित बूथ अध्यक्ष के आवास पर नाश्ता करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजेपी काशी क्षेत्र की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में शामिल होने के लिए रवाना हुए। तो वहीं ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और चीन के G20 प्रतिनिधि 11 से 13 जून तक होने वाली G20 विकास मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को वाराणसी के एयरपोर्ट पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि संगोष्ठी का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को
बुद्धिजीवियों के लिए बीच भारत की विदेश नीति को समझ और बढ़ाना है, जो भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति में योगदान देता है। इस कार्यक्रम में छात्रों, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्यमियों और निर्माताओं के भाग लिया है, जहां वाराणसी के 60 शहरों में होने वाली संगोष्ठी में आगामी की G20 बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ये सांस्कृतिक शहर है। उन्होंने G20 मंच के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को भारत संस्कृति की विविधता दिखाने के को महत्व को व्यक्त किया, जिसमें वे समझ सके कि इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जा सके। For next 3 years, our whole lives were taken over by COVID. So look at today what globalization means. Globalization can mean opportunity. For all of you, globalization can mean you can do tourism. You may want to do your next degree abroad. Some of you may even find work abroad. All these are opportunities. But we have to also manage the challenges of globalization. COVID is one, terrorism is one, and even climate. Something happens somewhere, carbon emission कोई और कर रहा है, glaciers आपके जो हैं वो melt हो रहे हैं. So these are today the realities with which you live in. But what we need from the world is actually a good understanding of India, and we want the world to see actually what is the progress which India has made, because then your opportunities will be that much more. Now that is getting the world ready for India. Let me give you the opposite side of it. What can Indians, what difference do we make? तो बैठक में बात कर लेते हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार की, जहां डी.के. शिवकुमार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर बयान दिया है। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार रविवार सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां वे महाकाल की भीष्म आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन के बाद अब हम मध्य प्रदेश में भी 150 सीटों से शानदार जीत हासिल करेंगे। जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की 150 से भी ज्यादा सीटों को जीतने का वादा किया है। जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अनुचित और पार्टी माध्यम प्रदेश की राजनीति का भविष्य बदल देगी। जहां डी.के. शिवकुमार ने आगे कहा है कि मेरी पार्टी से सभी कार्यकर्ता मुझसे कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं, ये अनुचित है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा है कि इस बार काफी बोल्ड रहें और सामना करें। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में हम सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश की राजनीति के भविष्य में बदलाव लाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जिसके बाद बीजेपी को सिर्फ वहां 2018 में 109 ही सीटें मिली थी। हालांकि 2020 में कांग्रेस सरकार ने कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद बहुमत खो दिया और इसके बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।